हेलो, दिस इज़ स्वेच्छा कुमारी और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का शॉर्ट नोट्स रिवीजन। तो सबसे पहले हमारे पास है कूलम्ब्स लॉ दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि होता है k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर जहाँ पे k क्या है कांस्टेंट है। k इज इक्वल टू द 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट जहाँ पे k का वैल्यू होता है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर और k जो था 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसका वैल्यू है 8.85 × 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मेरे पास आता है कि जितने भी हम लोग के पास जो भी यूनिट्स हैं, जो भी हम लोग टर्म पढ़ते चलेंगे, उसके साथ उसका यूनिट एंड डायमेंशन भी देखते चलते हैं, ठीक है? तो यूनिट ऑफ एफ क्या है हमारे पास? दैट इज़ एमएलटी टू द पावर -2। इसको अभी ही याद कर लो क्योंकि ये बहुत बार आएगा मतलब यूज़ में। इसके मदद से हम बहुत सारा न्यू टर्म भी ड्राइव कर सकते हैं। तो एमएलटी टू द पावर -2 होता है कोई भी फोर्स का डायमेंशन, एमएलटी टू द पावर -2। अब हमारे पास ये जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कूलम्ब्स लॉ जो बोल सकते हैं, ये जो कूलम्ब्स लॉ है, ये हमारा एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है। अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अलग अलग सर्कमस्टांसेस के साथ जैसे सर्कुलर एसएचएम या फिर एयर मीडियम या फिर बायोन्सी के साथ वो किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो अगर हम एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस सर्कुलर के साथ देखेंगे तो क्या होगा कि सपोज करो कि दो चार्जेस हैं और अपोजिट नेचर का है। तो अगर ये दो चार्जेस को अगर ये दो चार्ज जो है अगर वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा और एफ सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा जो चार्जेस की वजह से जो फोर्स है वो और जो जो घूम रहा है उसकी वजह से एफ सेंट्रीपिटल फोर्स है वो दोनों बराबर हो जाएगा। दैट इज एफ सेंट्रीपिटल मैंने कहने का मतलब है कि q1 q2 r स्क्वायर। एफ सेंट्रीपिटल का मतलब होता है m इंटू ए सेंट्रीपिटल। एफ सेंटीमीटर मतलब एम इंटू ए सेंटीमीटर। ए सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, या तो हम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं या फिर बी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं। बट कोई भी अगर सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो अगर चार्जेस सर्कुलर मोशन में है तो हम ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। अब है कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस एसएचएम के साथ ये कैसे परफॉर्म होगा। देखो अगर कोई भी बॉडी एसएचएम कर रहा है तो हम इस तीनों में से कोई भी चीज़ को लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या तो एफ इज इक्वल टू द माइनस के एक्स या फिर ए इज इक्वल टू द माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर ये आ जाता है तब हम लोग टी इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा निकाल लेते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ पे दो चार्जेस है जो कि फिक्स्ड है और ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है इसको हम थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस ले जा करके हम रिलीज कर रहे हैं। तो होगा क्या कि ये एसएचएम परफॉर्म करेगा, जैसे हम इसको ले जाएंगे तो इसका डिस्टेंस घट जाएगा, यानी कि इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया जा रहा है वो बढ़ जाएगा। तो ये फिर इधर मूव कर जाएगा, फिर जैसे ही ये इधर आएगा तो इसका डिस्टेंस घट गया तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो फिर से ये इधर मूव करने लगेगा। तो ऐसे ही करते करते ये एसएचएम परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हम लोग टाइम पीरियड निकाल रहे होंगे वो होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम आर क्यू डिवाइडेड बाई 4 k कैपिटल क्यू क्यू। इसको याद करना है। अभी जितना भी फॉर्मूला है, नोट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको लंबे समय तक याद रखना है, टिल देन एग्जाम तक हमको याद रखना है, वो चीज़ बस हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं, ठीक है। जो कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4 के क्यू क्यू। अब है मेरे पास एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन एयर और अ मीडियम। तो अगर कोई भी दो चार्जेस है अगर वो एयर में प्लेस्ड है तो उस पर लगने वाला फोर्स को हम लोग एफ नॉट से दिखा रहे हैं जो कि होता है के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर मान लो यही दो चार्जेस हैं उसको हम लोग मीडियम में प्लेस कर देंगे तो एफ एम का जो वैल्यू होगा वो एफ नॉट बाई आर होगा, यानी कि जो भी फोर्स हमारा एयर में लग रहा था उसके ई आर टाइम्स वो डिक्रीज कर जाएगा। डेट्स यहाँ पे ई आर से डिवाइड किया गया है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। तो एफ एम जो हो जाएगा वो एफ नॉट बाई आर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे एफ नॉट का मतलब क्या है कि दो चार्जेस जो चार्ज है वो एयर में प्लेस है और एफ एम का मतलब वो मीडियम में रख दिया है तो एफ नॉट बाई आर हो जाता है। दैट इज ये हो जाएगा हमारा क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अपॉन में ई आर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस बायोन्सी के साथ कैसे इसमें परफॉर्म होता है। तो सपोज करो कि दो चार्जेस है वो स्ट्रिंग से बना होगा। मान लो ये स्ट्रिंग है हमारा, ये दिस इज स्ट्रिंग और दो चार्जेस है जिसके पास क्यू है, मास एम है। और जैसे ही हम इसको मान लो प्लेस करेंगे तो क्या होगा कि रिपील हो जाएगा क्योंकि चार्जेस है तो इतना दूर पे जाकर के वो क्या होगा, इतने दूर पे जाकर के वो मतलब इंक्लाइन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा फोर्स है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो टी टेंशन होगा वो हमारा इस वर्टिकल कंपोनेंट में टी कॉस थीटा लग रहा होगा और यहाँ पे टी साइन थीटा, और क्योंकि यहाँ पे मास एम है तो इसमें नीचे एम जी लगेगा और यहाँ पे दो चार्जेस है तो इसके द्वारा जो इस पे फोर्स लगेगा जो कि इस तरह होगा जो कि होगा क्यू ई, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। अब ये था एयर में जब हम किसी चार्जेस को प्लेस कर रहे थे तब। अब इसी सेटअप को अगर हम मीडियम में डालेंगे तो होगा क्या, जैसे ही मीडियम में डालेंगे तो इस ये जो मीडियम है, मीडियम जो है इस ऑब्जेक्ट पे एक एफ बायोन फोर्स लगाएगा, एक बायोन फोर्स लगाएगा जो कि होता है रो ऑफ एल, यानी कि रो ऑफ एल वी डी और जी, यानी कि मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द वॉल्यूम डिस्प्ले। यहाँ पे जैसे इसको रखेंगे तो जो भी ये वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा होगा वो और इनटू जी, और क्योंकि इसके बाद मास है तो एम जी लगेगा ही, टी कॉस लग रहा था वो भी लगेगा टी साइन थीटा, और क्योंकि ये मीडियम में प्लेस कर दिया जिसकी वजह से क्यू ई बाई ई आर हो जाएगा। अभी बताते हैं कि एफ नॉट बाई ई आर हो जाता है तो एफ एम का वैल्यू एफ नॉट बाई ई आर दैट इज क्यू ई बाई ई आर हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ई आर का वैल्यू होगा दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाई सिग्मा माइनस रो। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये क्वेश्चन आता ही है जेईई में। तो दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस रो हो जाएगा। सिग्मा का मतलब होता है जो हमारा ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है वो, रो मतलब होता है कि ये जो मीडियम है उसका डेंसिटी, दैट इज सिग्मा डिवाइड सिग्मा माइनस रो। सिग्मा क्या है, स्फेरिकल बॉडी डेंसिटी, रो क्या है हमारा लिक्विड डेंसिटी है, ठीक है। अब देखो मान लो कि दो हमारा चार्जेस है और एम ए और एम बी है, क्यू ए क्यू बी है। जैसे हम इसको प्लेस किए तो मास अलग अलग हो सकता है, चार्ज अलग अलग हो सकता है, तो उसके बीच का हमको एंगल पूछेगा कि थीटा वन बड़ा है कि थीटा टू बड़ा है, क्या है नहीं, मतलब उस तरीके से हमको पूछा जाएगा। तो देखो अगर हमको एंगल के बारे में कमेंट करना है, एंगल के ऊपर कमेंट करना है, तो हम करेंगे क्या कि एंगल जो है ना वो डिपेंड करता है ऑन द मास, एंगल ओनली डिपेंड ऑन दी मास, एंगल जो है वो ओनली मास पे डिपेंड करता है।
अगर हमारा मास दोनों का बराबर होगा तो डेफिनेटली ये जो एंगल है वो भी बराबर होगा। अगर मास बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। अगर मास बराबर है, ये चार्ज बराबर रहे ना रहे तब भी हमारा एंगल बराबर रहेगा। अगर मास बराबर नहीं है तो एंगल हमारा बराबर नहीं रहेगा। तो बस ये अगर इस टाइप का दिया रहेगा, तो अगर हमको एंगल पे कमेंट करना है तो बस हमको ये ध्यान में रखना है कि एंगल जो है वो ओनली मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो कि मानो कि एक रफ टाइप बना हुआ है, अब हमको स्टेबल अनस्टेबल पे कमेंट करना है कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो देखो मान लो ये इस टाइप का ट्रफ है, तो अगर हम इस बॉडी को हम मूव करेंगे और अगर वो इसी दिशा में मूव कर जाएगा या फिर इधर मूव करेंगे तो इसी दिशा में मूव करता चला जाएगा, तो वो अनस्टेबल है। लेकिन अगर किसी बॉडी को हम मूव करें और वो फिर से अपने ओन पोजीशन पे आने की कोशिश करे या फिर इधर मूव करेंगे तो फिर से वो इधर आने की कोशिश करेगा। खुद सोचो ये कटोरे टाइप का है, अगर हम ऐसे इसको मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर से वो इधर आएगा, अगर ये इधर मूव करे तो फिर से ये इधर आने की कोशिश करेगा। तो अगर वो अपने ओन पोजीशन पे आ जाएगा दैट इज स्टेबल हो जाता है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि दो क्यू क्यू चार्ज जो है कि वो फिक्स है और ये माइनस क्यू चार्ज है। अगर हम इसको वाई डायरेक्शन में हल्का सा ऊपर मूव करेंगे तो इसकी वजह से फोर्स इधर लग रहा होगा, इसकी वजह से फोर्स इधर लग रहा होगा, तो नेट जो है फोर्स नीचे लगेगा, तो नीचे मूव कर जाएगा। यानी कि हम इसको ऊपर मूव कराए थे लेकिन वो फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो नीचे मूव करेंगे तो फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। यानी कि वाई डायरेक्शन में वो अपनी ओन पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है, दैट इज वो क्या है, स्टेबल है इन द वाई एक्सिस में। और अगर हम इधर मूव करेंगे तो सेम वही वाला केस है, ये इधर ही रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा, जिधर मूव करा है उधर ही रह गया होगा, तो दैट इज अनस्टेबल इन द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जब हम किसी चार्ज को लाते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज द फील्ड दैट इज जनरेटेड बाय द चार्जेस। तो उतना ज़्यादा ड्राइव नहीं, बस जो हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जो होता है मिली, तो हम लोग ऑलरेडी द टर्म जानते हैं, बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो एफ इज इक्वल टू, हमको पता है दैट इज क्यू ई होता है, एफ इज इक्वल टू द क्यू ई, तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये एफ हो जाएगा हमें टी टू द पावर -2 और क्यू का वैल्यू होता है दैट इज आई, करंट जो होता है वो क्यू बाई टी होता है, तो क्यू का वैल्यू आई इंटू टी हो जाएगा, तो एम्पियर भी लिख सकते हैं इसको, तो ए इंटू टी, तो ये वाला वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। अब है कि मानो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो वो कैसे बनता है, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो कैसे बनेगा। देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए क्या बनेगा कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो हमेशा जो इस तरीके का कर्व हम ड्रॉ करेंगे, या तो ऐसा या तो ऐसा। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये पहले ये याद कर लो, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता है और नेगेटिव रहेगा तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कि ये प्लस क्यू चार्ज है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, नेगेटिव चार्ज है तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। ये कुछ इसी तरीके से मूव करेगा, यहाँ पे नो न्यूट्रल पॉइंट है, ये मिलेगा ही नहीं, इसका ग्राफ जो है ना कुछ इस तरीके से ही रह जाएगा, ये मिल नहीं रहा है, देयर इज नो एनी न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ पे। और बहुत तरीके का ग्राफ बना सकते हैं। और है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मानो कि पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता हुआ होता है, दैट इज रेडियली आउटवर्ड होता है ये। और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आता हुआ होता है, यानी कि रेडियली इनवर्ड होता है। अब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे कमेंट करेंगे या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कर्व दिया हुआ है तो अगर उस पॉइंट पे कोई भी तुम टेंजेंट, या तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे या तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे, कहीं भी टेंजेंट खींचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कर्व पे, तो वो हमको डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा, ठीक है। टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर हम टेंजेंट खींच रहे होंगे तो वो हमको डायरेक्शन बता रहा होगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सडनली बेंड नहीं करेगा, यानी कि जा करके वो तुरंत गिर नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है टूटा टूटा नहीं होता, यानी कि वो ब्रेकेबल नहीं होता है। फिर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। देखो ऐसा क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होता है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होता है। तो इन द सेम मैनर अगर हम कोई लूप कंसिडर करते हैं, तो अगर मानो कि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये तो ठीक है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, लेकिन इसी नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा कैसे, तो यहाँ पे ये चीज़ रॉन्ग है, यहाँ पे लूप कंसिडर नहीं होगा। तो यहाँ पे मेनली हमको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो सडनली बेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी कभी टूटा टूटा नहीं होता है, ब्रेकेबल नहीं होता है, वो कभी भी लूप फॉर्म नहीं करता है। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ आ रहा होगा, बस। अब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। अगर मान लो कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा है अगर वो सेम डिस्टेंस पे है, तो यानी कि सबका जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह पे बराबर होगा, क्योंकि सेम क्रॉस सेक्शन एरिया में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्रॉस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो ज़्यादा रहा होगा यहाँ पे। तो हम ये भी बोल सकते हैं ये भी हमारा ग्रेटर होगा इसी से, क्यों, क्योंकि एक कंसिडर करो लूप, इसमें से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है और इसी लूप को मानो कि यहाँ पे हम लेके आते हैं तो डेट इज ओनली 3 इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा। तो जितना ज़्यादा लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास कर रहा होगा वहाँ पे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, दैट्स व्हाई ये भी ग्रेटर होगा इसी से। अब आते हैं कि मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इस तरीके से बना हुआ है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज जो है उसको हम वी वेलोसिटी से मूव कराने की कोशिश करते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी से उसको दिया तो रैंडमली वो इधर ही मूव कर जाएगा। इसमें एक ट्रिक ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मानो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है।
अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो उसी दिशा में मूव करने की कोशिश करेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी इधर ही मूव करेगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो उस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, वो इधर मूव करेगा। अगर ये चीज़ सबसे पहले याद करो कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, मान लो इधर डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसी की दिशा में मूव करेगा। नेगेटिव चार्ज को अगर रखेंगे तो उसके अपोजिट दिशा में मूव करता है, ठीक। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को हम भी वेलोसिटी दिए तो उसी दिशा में मूव कर रहा होगा। अगर वही नेगेटिव चार्ज रहता है तो वो इस दिशा में मूव कर रहा होता है, ठीक है। अब है कि ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है ही, ठीक। अब हम प्लस क्यू चार्ज को भी वेलोसिटी दे रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो होगा क्या, इस पे फोर्स लगेगा क्यू ही, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पे तो फोर्स क्यू इधर तो लगना ही है। भी वेलोसिटी दिए हैं तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अब है कि ये मानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की दिशा में है, ठीक है। अब है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इस पे फोर्स ऊपर की दिशा में लग रहा होगा, ठीक। ये तो पहले पहले फोर्स को लोकेट करना सीखो। पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पे फोर्स ऊपर लगेगा फिजिकल क्यों, अभी वेलोसिटी इधर था तो वो इधर मूव करेगा। देखो जब भी वेलोसिटी अगर इधर हो और या कोई भी फोर्स इस दिशा में, कोई भी फिजिकल कोई भी क्यू भी हो सकता है, कोई भी फोर्स अगर इस दिशा में है, एम भी क्यों ना हो, कोई भी फोर्स अगर उसके परपेंडिकुलर दिशा में लग रहा है तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा। और वो प्रोजेक्टाइल कैसे बन सकता है, तो ऐसा बन सकता है, या तो ऐसा बन सकता है, तो ऐसा बन सकता है। तो बनेगा कैसा, वो इस तरीके से बनेगा कि उसका जो कर्व है वो फोर्स के टुवर्ड्स इसका मुंह खुलेगा, ठीक है। इसका जो जो हमारा कर्व बनेगा वो हमारा फोर्स के टुवर्ड्स होगा, दैट इज फोर्स के टुवर्ड्स से वो इधर जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को रखे थे तो क्यू इधर लग रहा था, इसको बस ऐसे दिखा दो। देखो इसको बनाने का तरीका ये है कि पहले प्लस क्यू चार्ज है तो हमको पहले ये डिफाइन करना होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज अगर रखेंगे तो उसी दिशा में मूव करेगा, यानी कि इस पे फोर्स क्यू ही लग रहा होगा इस दिशा में, ठीक है। क्यू ही अभी वेलोसिटी है तो हमको बस कुछ नहीं करना है, जिधर क्यू ही है, जिधर फोर्स है उसके टुवर्ड्स एक प्रोजेक्टाइल मोशन का मुंह को खोल दो, यानी कि कर्व ड्रॉ कर दो, तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब है कि नेगेटिव चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में फोर्स लगेगा, तो क्यू ही ऊपर गया, क्यू ही हम फोर्स ऊपर लगाएं, वेलोसिटी इधर है, तो बस मेरा काम ये है कि क्यू ही के टुवर्ड्स हम मुंह खोल देंगे, तो क्यू ही के टुवर्ड्स हम मुंह खोल दिए। अब सेम वे यहाँ पे इसको समझने से पहले ये समझो कि मानो कि एक हम लोग एक हाइट पे हम प्रोजेक्टाइल करते थे एक बॉडी को, तो एट एंगल इंक्लिनेशन थीटा पे, तो क्या होता था कि अगर हम अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर हम वी वेलोसिटी सबको मूव करा रहे हैं इस तरीके से, ये इसका ये था वॉल पे एट एंगल थीटा पे उसको हम प्रोजेक्टाइल करते थे वेलोसिटी से, तो वो ऊपर जाता था, फिर प्रोजेक्टाइल करके वो नीचे आ जाता था, ऐसे करके वो जाता था। इन सेम वे यहाँ पे भी वैसा ही है। देखो ये mg लग रहा है, यहाँ पे फोर्स है, ये वी वेलोसिटी से ऊपर फेंके फिर वो नीचे आ जाता था, द सेम वे। अरे याद होगा, बस एक बार रिकॉल कर लो। फिर इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे है, ठीक है। और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो इस पे ऊपर दिशा में फोर्स लगेगा क्यू ही, और क्योंकि वेलोसिटी जो है ना वो एंगल थीटा पे दिया हुआ है तो एक टाइम पे जीरो हो गया, तो एक टाइम पे जीरो हो गया, फिर से वो कर्व ड्रॉ कर लिया, फिर से कर्व ड्रॉ कर लिया, लेकिन किसके टुवर्ड, जिधर फोर्स लग रहा था, फोर्स इधर था तो इसके टुवर्ड मुंह खुला, फोर्स इधर है तो इसके टुवर्ड मुंह खुल जाएगा, बस सिंपल। एक बार इसको देख लो अच्छे से, दैट इज ओके। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अब देखो कि मान लो कि अब है एक बॉल है जिसपे प्लस क्यू चार्ज है, मास m है, ठीक है। तो अगर उसको ग्रेविटी के प्रेजेंस में रख दिया, मतलब क्या कहते हैं, ग्रेविटी के मीडियम में रख दिया, ऐसा समझो कि जहाँ पे ग्रेविटी वहाँ पे रख दिया है, तो मानो कि ग्रेविटी तो नीचे ही रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे लग रहा है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो अब इस पर फोर्स दिखाने की कोशिश करो। इस पे फोर्स जो है एक mg लग रहा होगा नीचे, ठीक है। अब प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो उसी की दिशा में फोर्स लगेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसी की दिशा में फोर्स लगेगा, तो फोर्स यहाँ पे क्यू ही हो जाएगा। तो mg तो नीचे लग गया क्योंकि ग्रेविटी है तो mg नीचे लगा, ये क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इस पे नीचे की दिशा में है, फिजिकल तो क्यू ही लग रहा होगा, तो क्यू ही भी लग गया। तो अब एफ नेट क्या हो जाएगा, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स है, दैट इज mg प्लस क्यू ही है। तो अब एफ नेट क्या होता है, मास इन एक्सेलरेशन m है और mg प्लस क्यू ही है, तो ई नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, g प्लस क्यू ही बाय m, तो g इफेक्टिव हम लोग लिख रहे होंगे g इज इक्वल टू क्यू ही बाय m, g प्लस क्यू ही बाय m, ठीक है। अब देखो कि एक बॉडी है जिस पे प्लस क्यू चार्ज, मास m है, ग्रेविटी फिर से नीचे है तो mg तो नीचे लग रहा होगा, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग गया। तो अभी बताए थे कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी दिशा में जो फोर्स लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इसी की दिशा में फोर्स लगेगा, दैट इज क्यू ही। तो अब एफ नेट तो हमारा जो लिखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मान लेते हैं कि mg बड़ा है, ठीक है, तो mg माइनस क्यू ही हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉप कर रहे हैं तो लाइट नीचे ही गिरेगा, तो नीचे फॉल कर रहे हैं कि एफ नेट नीचे होगा, एफ नेट नीचे होगा तो हम mg माइनस क्यू ही लिख रहे होंगे, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, g माइनस क्यू ही बाय m, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे हम लोग आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सभी लोग को ये याद ही रहता है, तो बस इसको रिकैप करने की ज़रूरत है। देखो ये यहाँ पे हम लोग ड्राइव नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस जो भी शॉर्ट नोट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बस एक जगह पे कलेक्ट कर दिए हैं और वो बस बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो तो मूव टू दिस। अब है इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर एक रॉड है, अगर उस पर अगर ये यूनिफॉर्मली रॉड है और प्लस चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि प्लस क्यू चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज लैम्डा,
और मानो कि इसके एंड पॉइंट से कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, जैसे मान लो पी पॉइंट है और ये जो है वो ए डिस्टेंस की दूरी पे है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट आता है वो होता है के लैम्डा ln 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल। बस इसको ये था, ठीक है। देखो ये रॉड यहाँ पे है, इसके कोई इस पॉइंट तक में, ठीक है। यहाँ पे अगर बताना था तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा ln 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल। अगर इसी रॉड को हम कुछ इस तरीके से प्लेस कर दें और इसके इतना मतलब ये मान लो ये आर डिस्टेंस है मेरा और इस पॉइंट पे हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसका दो कंपोनेंट निकलता है। एक तो यहाँ से वाला कंपोनेंट आ जाएगा जो कि इस दिशा में होगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी रहा होगा, ठीक है, इधर वाला और एक इधर वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अगर हम लोग इस तरीके से प्लेस करेंगे वर्टिकली, तो ई एक्स जो होता है वो होता है के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और ई वाई होता है के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ई एक्स क्या होता है? के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और ई वाई जो हो जाएगा वो होता है के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब देखो थीटा 1 और थीटा 2 पे बात करते हैं। ये जो थीटा 1 जो आ रहा है तो हाथ को ऊपर करने पे इसका अपर एंड मिलना चाहिए हमको, दैट इज थीटा 1 लिखेंगे हम। हाथ को ऊपर करने पे दैट इज ऊपर करने पे हमको मिलना, ऊपर कॉर्नर मिलना चाहिए। अब है कि जब हम थीटा 2 लिख रहे होंगे तो नीचे वाला कॉर्नर हमको मिलेगा। नीचे वाला कॉर्नर कैसे मिलेगा? अगर हाथ को ऐसे मूव करेंगे तब हमको मिल गया ये वाला एंड, तो हो जाएगा थीटा 1 और ये ऐसे करने पे मिलना चाहिए, ठीक है। देखो ऐसे, ये वाला है इस तरीके से, ये वाला है हाथ को नीचे करने पे अगर थीटा 2 मिल रहा है तो उसको पॉजिटिव में लिखते हैं। फिर से समझो कि ये रॉड है, हाथ को ऊपर करने पे अगर हमको थीटा 1, हाथ को ऊपर करने पे अगर कॉर्नर मिलता है तो इसको थीटा 1 लिखते हैं। हाथ को नीचे करने पे अगर ये एंड मिलता है तो हम इसको बोलते हैं थीटा 2, ठीक है। अब ये हो गया। अब है इनफाइनाइट रॉड। इनफाइनाइट रॉड में ये वाला, ये तो रॉड ये वाला, तो इनफाइनाइट रॉड में क्या हो जाएगा? थीटा 1 थीटा 2 दोनों इन्फिनिटी पे जाकर टच करें। ये रॉड इतना बड़ा है कि इसका कॉर्नर का अता पता ही नहीं है, इसीलिए थीटा 1 जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा लेके चलते हैं, तो लगभग लगता है कि वो 90 डिग्री के अप्रॉक्स है, तो इसलिए दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर इस वाले ई एक्स में रखेंगे 90 तो दोनों 2 हो जाएगा, दैट इज 2 के लैम्डा बाई आर। इसमें 90 रखोगे तो कॉस 90 क्या होता है? 0, तो दैट इज ये टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ई वाई 0 हो जाएगा। खुद सोचो कि अगर मान लो यहाँ पे लिए, यहाँ तक गया और ये भी यहाँ तक जा रहा है, तो ये लगभग दोनों बराबर है, तो ये 0 हो जाता है, लेकिन इसका एक्स कंपोनेंट जुड़ के 2 के लैम्डा बाई आर हो जाता है। अब देखो सेम ही इनफाइनाइट रॉड रहेगा, तो थीटा 1 जो 90 डिग्री होगा हाथ को ऊपर करने पे, लेकिन थीटा 2 का रॉड ही यही है, इसको कहीं मूव करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो 0 रह जाएगा। थीटा 2 0 और थीटा 1 90 हो जाएगा। दोनों पे जब ये वैल्यू पुट करोगे तब ये मिल जाएगा ई एक्स का वैल्यू के लैम्डा बाई आर और ई वाई का वैल्यू हो जाएगा के लैम्डा बाई आर, ठीक है। अब है कि मानो कि एक रिंग है हमारा, मतलब रिंग मतलब कोई भी एक रिंग ले लो या फिर कोई भी किसी तरीके से मुड़ा हुआ कुछ इस तरीके से लूप ले लो इस तरीके से, और उसके आर्क पे अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है जो कि एंगल फाई बना रहा है आर्क पे, सेंटर पे ये कोई फाई एंगल बना रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा 2 के लैम्डा बाई आर साइन फाई बाई 2। तो इसको याद कर लो। अब है रिंग के मानो कि इस तरीके से रिंग है, ठीक है, ये रिंग है हमारा। इसके रिंग के एक्सियल ये जो रिंग है ना ये इस तरीके से प्लेस है, देखो ये रिंग इस तरीके से प्लेस है और ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये रिंग इस तरीके से प्लेस है और ये कुछ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होगा एक्स डिस्टेंस की दूरी पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? दैट इज होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स का होल पावर 3/2, ठीक है। फिर के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब ई मैक्सिमम और ई मैक्सिमम जो होता है वो प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पे होता है, ये इसका ग्राफ होता है। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग ग्रेविटेशन में देखेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। छोड़ो, यहाँ पे समझो कि ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा दैट इज प्लस माइनस आर बाई रूट 2 होता है, वैसा गया फिर ये ऐसा चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बनता है और प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पे। अब ई मैक्सिमम जो होगा वो होगा 2 के क्यू अपॉन 3√3 आर स्क्वायर। ई मैक्सिमम होता कब है ये जानना जरूरी है, कौन से आर पे होता है? स्मॉल आर का वैल्यू है ये प्लस माइनस आर बाई रूट 2। ई मैक्सिमम है क्या? दैट इज 2 के क्यू अपॉन 3√3 आर स्क्वायर, ठीक है। अब है डिस्क मतलब क्या होता है पता है ना? ये जो भी प्लेट है पहले क्या था? ये रिंग था, देखो दिस इज पहले ये रिंग है, ये हमारा रिंग है, ये क्या है हमारा? दिस इज अ डिस्क जो कि यहाँ पे भी सरफेस होगा, तो सरफेस होता है यहाँ पे। और एक्स डिस्टेंस हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग के बारे में बात करना है। अगर मान लो कि बहुत बड़ा प्लेट है और वो कंडक्टिंग है तो दैट इज क्या होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। देखो ये जो कंडक्टिंग होता है ना, ये कंडक्टिंग है, मानो कि ये डिस्क है हमारा, अगर हम किसी चार्ज को यहाँ पे प्लेस करें और ये कंडक्टिंग है तो यहाँ पे भी चार्ज रहेगा, इस सरफेस पे भी चार्ज रहेगा और इस वाले स्फीयर पे भी, इस सरफेस पे भी चार्ज रहेगा, इस पे भी चार्ज रहेगा, इस पे भी चार्ज रहेगा। दो सरफेस होने की वजह से क्या होता है, हम लोग ट्वाइस ऑफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, तो ये टू कैंसिल हो जाता है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट होता है। नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है ये भी था, तो अगर हम इधर चार्ज को इन्वर्ट कर रहे हैं तो इधर रहेगा, अगर इधर करेंगे तो इधर रहेगा, ठीक है, कोई एक पे रहता है, तो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कोई भी चार्ज लेते हैं और लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है लेकिन अपोजिट नेचर का होता है, ठीक है। कोई एक माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है जो कि सेम मैग्नीट्यूड का है लेकिन वो अपोजिट नेचर का होता है और वो स्मॉल जो है स्मॉल डिस्टेंस की दूरी पे रखा होता है, तो ये डाइपोल बनाता है, ठीक है। माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है और ये अपोजिट नेचर का है लेकिन सेम मैग्नीट्यूड है क्यू क्यू, और ये स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो ये हम लोग लिखते हैं डाइपोल, दैट इज पी इज इक्वल टू द क्यू इंटूवल, P इज इक्वल टू द क्यू इंटूवल, दैट इज क्यू इंटू 2a अगर इसका डिस्टेंस दिया तो। और इसमें ये बात याद रखना है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका जो डायरेक्शन होता है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखना, और वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। अगर मान लो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो हमेशा डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा। डाइपोल है यानी कि डाइपोल दैट इज पी से डिनोट करता है, उसका डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेस की तरफ होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, दैट इज पी का वैल्यू हो जाएगा क्यू इंटू 1। अब इसका यूनिट
सी जो होगा हमारा डेट इज़ क्यू जो होता है वो हमारा कूलम सी हो जाएगा, लेंथ है तो डेट इज़ मीटर हो जाएगा, डायरेक्शन क्या होता है क्यू इंटू एल, क्यू मतलब होता है चार्ज, चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम डेट इज़ सी लिखे हैं, और एल जो होता है वो लेंथ होता है, ठीक है, लेंथ दैट इज़ मीटर, तो क्यू इन ये जो कूलम इंटू मीटर है, ये सी इंटू मीटर मतलब कूलम इंटू मीटर है ये, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन हमारा ए टी एल होगा, डेट इज़ एल टी हो जाएगा। अब है इसके बाद वाला, अब देखो अब क्या है कि अब है कि वही डाइपोल है, ठीक है, ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू। अब इसके एक्सियल पॉइंट पे हमको बताना है कि क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इन द टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ई एक्सियल पे हमको बताना है, तो पहले तो डायरेक्शन हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे ये जो माइनस क्यू प्लस क्यू, पहले तो इसका जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो माइनस से प्लस क्यू की तरफ होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा। ये देखो ये जो हो जाएगा वो माइनस से प्लस क्यू की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये जो पॉइंट है वो क्यू चार्ज के बगल में है, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा होगा, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक इधर लग रहा होगा, लेकिन नेट जो तो ये पास में है ना, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ज़्यादा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा कर दिया। अब इस वाले पॉइंट पे हम बात करते हैं तो क्या होगा, देखो ये वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा रहा होगा और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा रहा होगा, तो नेट ये इसके पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही लग रहा होगा। देखो ये वाला पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर लगा रहा होगा, ये वाला इधर लगा रहा होगा, लेकिन ये वाला इधर लगा रहा होगा, तो नेट इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वाले पॉइंट पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। इक्वेटोरियल कहने का मतलब होता है कि ये जो रॉड है इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा हमारा दैट इज देन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा, लेकिन उस पर जो डाइपोल लगेगा वो इधर होगा, लेकिन एक्सियल पॉइंट पे यहाँ लो कहीं लो, उस पर पी का डायरेक्शन भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है, इधर 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 हर जगह पे। अब बस ई एक्सियल का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 kp/r³, 2 kp/r³। फिर से आई रिपीट वंस अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे हो जाता है दैट इज 2 kp/r³ और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता है kp/r³। यहाँ पे माइनस इसलिए लगाते हैं माइनस kp/r³ क्योंकि माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, डिफरेंट अपोजिट है, दैट्स माइनस kp/r³। अब ये जनरल का बात करेंगे, कोई भी आर है, आर डिस्टेंस की दूरी पर है, तो जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होगा kp/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा + 1। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट पे बात करेंगे तो हो जाएगा kp/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा + 1, ठीक है। यहाँ पे एक और डाइपोल का ये दिया हुआ है, अल्फा एंगल बनाता है, यहाँ पे एक रिजल्ट होता है जो कि अल्फा इज इक्वल टू tan θ/2। मूव टू द फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इज डिफाइंड एज अ फ्लक्स। फ्लक्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, फाई से, दैट इज होता है ई डॉट ए, दैट इज ई ए कॉस थीटा। थीटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच का एंगल होता है। यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, और एरिया का हो जाता है मीटर स्क्वायर, दैट इज न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका डायमेंशन हो जाएगा हमारा दैट इज ml × -2 कूलम मीटर स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर, ये कूलम है दैट इज आई एंड दैट इज एम्पीयर न्यूटन हो जाएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा। यहाँ पे एक जैसे एरिया जैसे हम लोग को देना होता है, तो मान लो एक ट्रायंगल है मान लो, ठीक है, उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहे हैं, तो ट्रायंगल के लिए हम उसका प्रोजेक्टेड एरिया लेके चलते हैं, दैट इज वो भी ट्रायंगल ही होगा। सिलेंडर का जो इमेज जो बनेगा यहाँ पर वो किस तरीके से बनेगा, एक रेक्टेंगल टाइप बन जाएगा, और कोई एक स्फीयर है तो उसका जो प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा वो डिस्क टाइप बनेगा। ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए इज इक्वल टू द क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल क्यू इनसाइड। एरिया जो डी ए है उसको हम लोग गॉसियन सरफेस लिए। अब हम लोग को देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और द आउटसाइड ऑफ अ हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर एंड द सिलेंडर के बारे में। लाइक अगर हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है तो इसके इनसाइड में क्या होगा, मानो कि ये स्फीयर है, अगर हम चार्ज दें तो इसके आउटसाइड में यानी कि सरफेस पे सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर हम इनसाइड पे कोई गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो कोई भी हमारा जो है यहाँ पे एक भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, सारा चार्ज कहाँ पे होगा, सरफेस पे स्फीयर। अब आता है आउटसाइड द हॉलो स्फीयर, मानो कि ये हमारा पास कोई स्फीयर है, उसके आर डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, ये जो भी रेड वाला है वो हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा, ठीक है। गॉसियन सरफेस दैट इज आर डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस बनाने गए तो क्या होगा, ई डॉट डी इसको पूछा एप्सिलॉन नॉट होता है, पहले तो ये लिख दिए। अब ई, अब देखो एरिया क्या हो जाएगा, आर डिस्टेंस पे गए थे तो कितना हो जाएगा 4πr स्क्वायर, और ये सारा चार्ज को मान लो कि एक जगह पे कंसंट्रेट है, इसके सेंटर पे कंसंट्रेट, ये टोटल जो चार्ज था वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, दैट इज क्यू चार्ज, तो क्यू एप्सिलॉन हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे ले आएंगे तो इस तरीके से बन जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट को आर स्क्वायर को हटा दो तो हो जाएगा हमारा की, दैट इज क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका डायग्राम है। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 था तो इसलिए कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट नहीं ये 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि अगर हमको इस हेमिस्फीयर से हमको फ्लक्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी चार्ज है या जो भी चीज़ है उसको हम सेंटर पे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हेमिस्फीयर है, तो इसको हम यहाँ पे बना दिए, ये हेमिस्फीयर है। अब हम चाहते हैं कि इसको कंप्लीट या तो रेगुलर में होना चाहिए या तो इरेगुलर, इसको पहले इसको क्लोज करो और इसको सेंटर में लाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे पहले से क्यू चार्ज था, ये चीज़ बना हुआ था, लेकिन हम इसमें इमेजनरी या तो जिगजैग किसी भी तरीके से इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। अब देखो कि दो पार्ट, दो स्फेयर, दो हेमिस्फेयर मिल करके, दो एस लिख दिए हैं, दो हेमिस्फेयर मिल करके टोटल जो वैल्यू है, कोई भी क्लोज्ड अगर स्फेयर रहेगा उसके इनसाइड में अगर क्यू है तो हम लोग फ्लक्स क्या लिखेंगे, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम लोग दिए हैं कि दो स्फेयर को मिला करके जो हम फ्लक्स लिखेंगे दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अगर हमको एक के द्वारा पूछा जा रहा है, ये जो दिया हुआ एक के द्वारा पूछा जाएगा इसके द्वारा, तो हम लिख देंगे क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, टू को हम यहाँ ले आएंगे। तो सेम मैनर उसी तरीके से है, मानो कि ये हमें स्फेयर है, ये इस तरीके से है, या कुछ इस तरीके से भी दे सकता है, कोई भी किसी भी तरीके से यहाँ पे सेप बन सकता है। बस हमको ये ध्यान में रखना है कि ये बस हमारा क्लोज होना चाहिए और उसको हम सेंटर पे लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एक हेमिस्फीयर प्लस एक हाफ कोन से मिल करके क्या बन रहा है हमारा, दोनों को मिला करके क्यूब एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो किसी एक के द्वारा पूछा जाएगा, मान लो इसके द्वारा पूछा जाएगा, फिर इसके द्वारा पूछा जाएगा, सेम मैंने यहाँ पे वही एक के द्वारा क्या हो जाएगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि अगर हमसे ये वाला पूछा जाएगा तो तब भी हम क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, अगर हाफ कोन से पूछा जाएगा तब भी क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, ठीक है। अब देखो कि मानो कि एक हमारा क्यूब है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है और हमसे एक 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 जो है ना, एक जो फेस है उससे पूछा जा रहा है कि इस वाले फेस से फ्लक्स बताना है कि क्या होगा। तो अब पहले इसको सेंटर पे लाने की कोशिश करो। ये देखो कितना सारा हमारे पास फेस बन रहा है, एक ये हुआ, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा 5 और इधर से हो जाएगा 6। दिस इज सिक्स फेसेस से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो एक फेस या तो ये कोई भी एक फेस से क्या हो जाएगा। पहले पॉइंट पे समझने की कोशिश करो कि अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है ये इस कॉर्नर पे प्लेस है और इस वाले से हमको फ्लक्स बताना है। तो अभी ये बताए थे कि पहले तो उसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे, प्लस क्यू चार्ज इस तरीके से हमारा हो जाना चाहिए कि ये क्लोज वाले लूप में हो जाना चाहिए और इसको हम सेंटर पे लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्यूब को प्लेस करेंगे। देखो अब एक क्यूब था, अब हम यहाँ इसके बगल में क्यूब डालेंगे, ठीक, और फिर से इस वाले के इसके पीछे क्यूब डालेंगे, ठीक, और इसके बगल में क्यूब डालेंगे, यानी कि ये क्यूब जो है अभी यहाँ पे है, इसके बगल में एक और क्यूब आएगा, अब इसके बगल में एक और क्यूब है और इस वाले के बगल में एक क्यूब है, ये तो नीचे होगा, ठीक इसके चार ऊपर प्लेस करेंगे तब जाकर के ये सेंटर पे होगा और ये पूरा क्लोज होगा। अब देखो ये तो हो गया कितना क्यूब प्लेस किया, अब है कि कितना फेस आ रहा है एक क्यूब से। देखो एकदम सिंपल है, जैसे 3 ही फेस का ज़रूरत है, एक ये वाला, 1 2 और एक ये वाला 3, तो एक क्यूब से 3 फेस है। तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 है, यानी कि नीचे में कितना 3 3 6 3 9 3 12, अब 12 नीचे है तो 12 ऊपर भी होगा, तो ठीक है। तो 12 12 कितना हो जाएगा 24, तो 24 फेस होगा तब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो एक फेस से चाहिए तो क्यूब बाई 24 एप्सिलॉन नॉट होगा। एक बार फिर से तुम समझने की कोशिश करो, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। 4 नीचे क्यूब, 4 ऊपर क्यूब, और हर एक क्यूब से हमको 3 ही फेस का ज़रूरत है, ठीक है। ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 3 3 6, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 3 6 3 9 3 12, 3 3 6 3 9 3 12 हो जाएगा नीचे और 12 ऊपर, 12 12 24। ओनली फॉर्मूला देखते हुए चल रहे हैं, तो के क्यू आर बाई आर क्यूब या फिर जगह रू आर बाई 3 एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो उसके आउटसाइड में क्या होगा, इस टोटल को मान लेते हैं, यहाँ पे सेंटर पे जो क्यू चार्ज है वो प्लेस है, तो आर डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक डेट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, आर के लीनियरली प्रोपोर्शनल में है तो आर से वो इंक्रीज हो रहा है, आर से इंक्रीज हो रहा है, देन उसके बाद आर स्क्वायर से वो डिक्रीज होगा, ठीक है। आर से वो इंक्रीज होगा, देन आर स्क्वायर से वो डिक्रीज। में हॉलो सिलेंडर के बारे में भी पढ़ेंगे और सोलर सिलेंडर के बारे में। हॉलो सिलेंडर में इनसाइड की बात करें तो कोई भी चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक जीरो हो जाएगा। आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है वो डेट इज होता है सिग्मा आर बाई आर एप्सिलॉन, इसको याद कर लो, सिग्मा आर बाई आर एप्सिलॉन। इसका डेरिवेशन तो सर बता ही देते हैं, तो सिग्मा आर बाई आर एप्सिलॉन, ठीक है। तो पहले तो ये जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इस तरीके से होगा, सिग्मा आर बाई आर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये ध्यान में रखना कहाँ कौन सा कैपिटल आर है कौन सा स्मॉल आर। स्मॉल आर कहने का मतलब ये जो स्मॉल आर होता है ना, ये वाला होता है गॉसियन सरफेस का। सॉलिड सिलेंडर में क्या हो जाएगा, उसके इनसाइड में बात करेंगे तो हो जाएगा रू आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड के केस में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा रू आर स्क्वायर बाई 2 आर एप्सिलॉन नॉट। अगर इनसाइड में बात करेंगे तो रू आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के बारे में बात करेंगे तो रू आर स्क्वायर बाई 2 आर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इस आर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, तो इस तरीके से रहेगा। अब देखो ये समराइज दिया हुआ है, इनसाइड आउटसाइड है, अगर हॉलो स्फीयर रहेगा उसके इनसाइड में जीरो हो जाएगा, अगर आउटसाइड रहेगा तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर का बात करें तो के क्यू आर बाई आर क्यूब होता है और इसमें हो जाएगा हमारा के क्यू बाई आर स्क्वायर। हॉलो सिलेंडर के इसमें इनसाइड में जाएगा डिफरेंस जीरो, इसमें होता है हमारा सिग्मा आर बाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कौन सा आर कहाँ पे रहेगा, कौन सा आर ऊपर है कौन सा नीचे रहेगा वो ध्यान देना है। सॉलिड सिलेंडर में देखें तो क्या हो जाएगा इनसाइड में रू आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और आउटसाइड में देखें तो हो जाएगा रू आर स्क्वायर बाई 2 आर एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों ये इसमें इसमें इस वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आराम से करो। इसमें हो जाएगा रू आर बाई आर एप्सिलॉन नॉट, इसमें हो जाएगा रू आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें हो जाएगा रू आर स्क्वायर बाई 2 आर एप्सिलॉन नॉट। 1 2 बार 3 बार 4 बार याद करके ये हो जाएगा। अब ना मूव टू द नेक्स्ट, अब आता है सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। रेज ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं, सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, जो कि ओमेगा होता है हमारा ए बाई आर स्क्वायर। ए बाई आर स्क्वायर, ए कौन सा एरिया स्फीयर का, स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, तो ओमेगा जो हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई इससे रेडी है,
सॉलिड एंगल है, ये एंगल को हम लोग या तो रेडियन या फिर रेडियन से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो ओमेगा है दैट इज 4 पाई से रेडियन हो जाएगा। ओमेगा दैट इज 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। देखो ये चीज़ याद रखो, देखो जो भी बॉक्स में है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये याद रहेगा तो हम ये निकाल सकते हैं, ये यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू द 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और फाई एंगल के लिए बात करेंगे तो के क्यू ओमेगा हो जाएगा। ये है सॉलिड एंगल, मान लो ये स्फीयर है तो ये वाला जो एंगल बनता है ना, दिस इज द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल पूल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है, यहाँ पे डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू। अब इसी की दिशा में फोर्स लगेगा दैट इज क्यू, इसके अपोजिट दिशा में फोर्स लगेगा दैट इज इधर वाले में क्यू ही लगेगा। अब है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है भाई? टॉर्क होता है पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई मतलब होता है पी ई साइन थीटा। अब पी क्या हो जाएगा? पी का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ये दिया हुआ इधर, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो साइन थीटा जीरो हो जाएगा। जैसे टॉर्क जीरो है, फोर्स स्टेबल इसलिए क्योंकि इस वाले पे क्यू फोर्स इधर लग रहा है और इस वाले पे क्यू फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। और क्योंकि ये स्टेबल है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से प्लेस किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में है और नेगेटिव चार्ज उसकी अपोजिट दिशा में है, ठीक ये हो गया। अब है ये इस तरीके से मान लो प्लस क्यू माइनस क्यू इस तरीके से प्लेस किया गया है, तो इस पर तो पहले फोर्स दिखाने की कोशिश करेंगे। ये इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ये है, इस वाले प्लस पे क्यू इधर लग रहा होगा, इस वाले पे क्यू इधर लग रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर दिया हुआ है, लेकिन ये जो हमारा ये जो डाइपोल है उसका डायरेक्शन ऐसे है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो डाइपोल मोमेंट इधर हो जाएगा, ठीक है। हम लिखते हैं टॉर्क क्या? पी क्रॉस दैट इज पी ई साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90 दैट इज पी लिख देंगे। फोर्स कितना होगा? जीरो, इधर और इधर वाला जीरो हो जाएगा। और ये अगर उल्टा कर देंगे तो इस तरीके से होगा, प्लस इधर है, प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस में उसके अपोजिट दिशा में फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो उसके अपोजिट दिशा में फोर्स लगेगा दैट इज क्यू ही हो जाएगा। और प्लस चार्ज की दिशा में फोर्स लगता है तो एफ इज इक्वल टू क्यू ही हो जाएगा। अब हम लिखेंगे टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? पी क्रॉस दैट इज पी साइन थीटा। फिर से देख लो, पी क्रॉस दैट इज पी साइन थीटा। साइन थीटा के बारे में बताना है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, 180 पे भी होता है जीरो, तो दोनों अपोजिट है तो जीरो हो गया। फोर्स भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक इसको इधर पुल करने की कोशिश करना है, इसको इधर लाने की कोशिश करना है, दोनों अपोजिट है और सेम है तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डाइपोल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें डाइपोल है और उसको हम थोड़ा सा एंगल रोटेट करके उसको थोड़ा सा एंगल रोटेट करते हैं, तो उसमें हमको टॉर्क बताना है कि क्या होगा। टॉर्क हो जाएगा पी क्रॉस पी ई साइन थीटा। जैसे टॉर्क होता है ना आर क्रॉस एफ, तो यहाँ पे हम लोग टॉर्क निकालते हैं दैट इज पी क्रॉस ई होता है पी ई साइन थीटा होता है। अब बताना है ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको डाइपोल का ऑसिलेशन बताना है, यानी कि देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और इस डाइपोल को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके, थोड़ा सा एंगुलर थीटा डिस्प्लेस करके हम रिलीज कर दें, तो ताकि एस एच एम परफॉर्म करता है, ठीक है। थोड़ा सा एंगुलर एस एच एम ये इस तरीके से परफॉर्म करेगा, तो इसमें टाइम पीरियड क्या हो जाएगा उसको याद कर लो बस। 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई पी होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई पी, दैट इज आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, पी डाइपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो आई लिखना है वो इसके अबाउट लेना है, जो सेम डिस्टेंस की दूरी पे होना चाहिए ये दोनों, इसके अबाउट ऐसे इसके परपेंडिकुलर जा रहा होगा। इसकी जैसे ये है ना, इसके परपेंडिकुलर ये ऐसे जा रहा होगा, ऐसे मतलब इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है। ये हो गया। अब पे फोर्स इसी दिशा में लग रहा था, इस पे फोर्स अपोजिट दिशा में लग रहा था। मान लो कि ये E1 है E2 है और इस ये वाला मान लेते हैं कि ये बड़ा है, तो इसमें से ये वाला को इसमें से माइनस कर दिया, तो ये लिख दिया क्यू E2 माइनस क्यू E1, तो ये होगा क्यू इंटू डेल्टा ई। ये हो गया, डेल्टा एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमको पता है क्यू इंटू डेल्टा एक्स क्या हो जाता है? पी, ठीक। तो पी हो गया, क्योंकि पी का वैल्यू क्या होता है? क्यू इंटू एल। तो क्यू और ये वेरी शॉर्ट सिंपल डी एक्स डेल्टा एक्स है, तो पी इंटू ई टू माइनस E1 हो जाएगा डेल्टा एक्स, तो पी इंटू डेल्टा ई बाई डी एक्स लिख देते हैं, ठीक है। एफ नेट का वैल्यू हो जाएगा पी इंटू डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि एफ इज इक्वल टू द पी इंटू डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स होता है, एफ इज इक्वल टू द पी इंटू डी ई बाई डी एक्स। फोर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी इंटू डी ई बाई डी एक्स याद करो, या फिर पी इंटू डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स याद करो। अब है इंटरेक्शन बिटवीन द डाइपोल, इंटरेक्शन बिटवीन द टू डाइपोल। मान लो कि ये डाइपोल है और ये भी डाइपोल है, इसका डाइपोल का वैल्यू नाम दे देते हैं P1 P2 और ये डिस्टेंस इसके सेंटर से एक डिस्टेंस की दूरी पे है। अब हमको निकालना है फोर्स, तो मानो कि हमको निकालना है फोर्स दैट इज फोर्स ऑन P2 ड्यू टू द P1, जो था P इंटू डी ई बाई डी एक्स, दैट इज एफ इज इक्वल टू द P इंटू डेल ई बाई डी एक्स होता है, तो P इंटू डी बाई डी एक्स लग सकता है। तो वो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? डी ई वन डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जब हम लोग लिखते थे पहले तो इसका हम लोग P2 लिखें, फोर्स ऑन P2 ड्यू टू द P1, तो P2 लिखे और डी बाई डी एक्स इसका लिख देते E1 बाई डी एक्स। अब है P2 एज इट इज हो जाएगा डी E1 डी बाई डी एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के द्वारा इलेक्ट्रिक क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो कि कोई डाइपोल के एक्जेक्ट पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन द टर्म्स ऑफ P, तो क्या लिखते हैं 2kp बाई r क्यूब, तो 2kp1 डिवाइडेड बाई दोनों का डिस्टेंस x है, तो 2kp डिवाइडेड बाई x क्यूब हो जाएगा अपॉन में dx हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एक्सियल पॉइंट पे, दैट इज 2kp बाई r क्यूब होता है। तो यहाँ पे आर की जगह पे एक्स है तो एक्स लिखे हैं, और पी क्या था? P1 था तो P1 लिखे, और डी एक्स एज इट इज रहेगा। फिर उसको इस वाले को इसके रिस्पेक्ट में डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो वैल्यू ये आ जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6 के P1 P2 टू एक्स पावर 4। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर दो डाइपोल है इसके द्वारा इस पर जो फोर्स लग रहा होगा क्या लगेगा? दैट इज माइनस 6 के P1 P2 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4। क्या हो जाएगा? माइनस 6 के P1 P2 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4, ठीक है। अब है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंडक्टर्स के ऊपर। अब है कंडक्टर्स, तो
कंडक्टर बेसिकली वही होता है जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे क्या हो जाता है। मान लो कि ये कंडक्टर है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखे हैं, तो क्या होगा कि प्लस जो चार्ज है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि उसी दिशा में मूव करता है तो इसके पास रहना चाहता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेगेटिव चार्ज होता है बहुत दूर चला जाता है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और प्लस चार्ज, जैसे ही कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन रखोगे ना तो इस तरीके से पोलराइजेशन आएगा, प्लस का चार्ज यहाँ पे हो जाएगा, माइनस का चार्ज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाता है। फिर है कि व्हेन चार्जेस इज गिवन टू द कंडक्टर अरेंज इन सच अ मैनर दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। मान लो कि कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में जैसे ही हम क्यू चार्ज इसको देंगे तो इस तरीके से अरेंज होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर इज जीरो हो जाएगा। क्योंकि देखो कंडक्टर में जैसे ही चार्ज देंगे तो सारा चार्ज सरफेस पे हो जाएगा, जब हम गॉसियन सरफेस इनसाइड बनाएंगे तो कोई भी चार्ज प्रेजेंट होगा ही नहीं, जब प्रेजेंट नहीं होगा तो चार्ज तो ऑब्वियस बात है कुछ है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। वही चीज़ है यहाँ पे, साइड दिस जीरो हो जाएगा। अब है कि कोई कंडक्टर जो है वो रैंडमली कुछ इस तरीके से बना, कहीं पे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कहीं पे ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो कुछ इस तरीके से है। तो चार्ज जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यानी कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा होगा, अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा ज़्यादा है तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कम होगा। वही चीज़ है यहाँ पे। अब है कि देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो। अगर कोई भी कैविटी के इनसाइड में चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड द कैविटी वो जीरो रहेगा, भी कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अब किसी कंडक्टर को, वैसा कंडक्टर जिसमें कैविटी बना हुआ है, उसको जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें पोलराइजेशन आएगा, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कमेंट करना है। कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, कैविटी में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे नहीं होगा हमको किस तरीके से बताना है, उस पर हमको इस तरीके से कमेंट करेंगे कि इसमें चार्ज है कि नहीं है। कैविटी में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। अब इसके बाहर चलो, इस बाहर में ये वाला पार्ट आता है पूरा पार्ट, ठीक है, इसमें देखो कि क्या चार्ज मौजूद है, नहीं मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। बस सिंपली यही है। The charge is given to the cavity, then equal and opposite charge appear to the outer surface of the cavity and equal and opposite charge to the inner surface of the conductor. अगर मान लो कैविटी में प्लस क्यू चार्ज दिया है तो इसके ये जो आउटर सरफेस है हमारा, यहाँ पे भी इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ चार्ज जनरेट हो जाएगा, और फिर इसका जो टोटल कंडक्टर है इसमें भी इसके अपोजिट चार्ज कंडक्टर जो है, अपोजिट नेचर का जो चार्ज है वो हमारा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू चार्ज दिए हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, कुछ ना कुछ रहेगा, इसलिए जीरो नहीं रहने वाला है, क्योंकि जब इसमें गॉसियन सरफेस बना रहे होंगे तो प्लस चार्ज है, यानी कि इसमें फ्लक्स है, फ्लक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर रहेगा, ठीक है। इसमें क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक। अब इसके बाहर में जाओ, इस वाले बाहर में जाएंगे हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेकर के, तो ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, क्योंकि इसके अपोजिट नेचर का है, तो यहाँ दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। बट इट इज फोर्स ड्यू टू द रॉड ऑन द एक्सियल प्लेन। मान लो कि ये रॉड है, इसके जस्ट ए डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे जो कि था हमारा के लैम्डा एल ए प्लस एल, क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, तो इसके वजह से फोर्स कितना लगेगा, दैट इज के क्यू लैम्डा एल ए प्लस एल, ये वाला क्यू चार्ज है, ये इसका क्यू मत ले लेना, ये वाला क्यू चार्ज है, ठीक है। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होता है, मान लो कि जिस तरीके से है तो क्यू चार्ज दिया हुआ है, ये क्यू चार्ज है हमारे पास, और ये स्मॉल क्यू चार्ज जो है वो सेंटर पे है, और कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। हमको टेंशन बताना, दैट इज सिंपली के क्यू लैम्डा बाय आर लिखेंगे, के क्यू ये वाला क्यू लेना है, के क्यू लैम्डा बाय आर, के क्यू लैम्डा बाय आर, के क्यू लैम्डा बाय आर, के क्यू वाला हो गया लैम्डा बाय आर। अब लैम्डा क्या होता है, चार्ज पेंडुलम, दैट इज ये क्यू बाय एल हो जाएगा, दैट इज जैसे ही हमको ये दिएगा क्वेश्चन तो हम बस ये दिमाग में रखेंगे कि स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पे है, कैपिटल क्यू चार्ज ये है, बस हम लोग टेंशन लिख देंगे के क्यू लैम्डा बाय आर, और हमको दिमाग में ये रहेगा कि ये क्यू चार्ज जो है वो इन सेंटर वाला है, और ये जो लैम्डा है वो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और ये जो चार्ज हो जाएगा हमारा वो आउटसाइड वाला हो